हेलो एवरीवन, आपके सामने फिर से एक बार निखिल सर। हमारा अगला टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ओसीएम। एक दिन है हमारे पास पूरा। आपका प्रिपरेशन जिस भी लेवल पे हुआ हो, बहुत अच्छा हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है या कुछ भी नहीं आता, डजेंट मैटर। एक वीडियो आपके लिए कंप्लीटली 80 में से 50 टू 60 मार्क्स, 80 में से 50 टू 60 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो ये पूरा वीडियो पूरे रिवीजन के लिए, पूरा ओसी का क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। लेट्स बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और एक बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। आपने अकाउंट्स का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हम हर लेक्चर में, हर छोटे छोटे टॉपिक में क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकता है, ये हम डिस्कस करते चलते हैं। तो ऐसे ही पूरे टॉपिक के दौरान अगर आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस पूरे वीडियो से मिल जाएगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर 2 मार्क का होगा तो कितना लिखने का, 4 मार्क का होगा तो कितना लिखने का, 5 मार्क का होगा तो कितना लिखने का, 8 मार्क का होगा तो कितना लिखने का। तो ये कितना लिखने का अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक महा रिवीजन। टॉपिक करते हैं, मजा लेते हैं, मजा करते करते पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हाथ में नोटबुक पेन पेंसिल हाथ में रखो, कुछ चीजें अगर नोट करनी लगी तो आप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ओसीएम। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हमारा मैनेजमेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका वो है प्रिंसिपल, जो हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। कुछ चीजें जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, देन राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, देन कंज्यूमर का डिफरेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो डिफरेंस है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एग्जाम में आते ही है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग। 3 से 4 क्वेश्चन और चारों के चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना। और ये सारे पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, ये सारे पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप पूरे दिन भर में कल एक बार सिर्फ रीड भी कर लेंगे ना तो भी आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट और, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का कि सर कौन से सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक में, कौन से लेसन का कितना वेटेज है। तो ये वेटेज का पोर्शन आपके सामने है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो किसका है, बिजनेस सर्विसेज। 3 से 4 चीजें हैं, बैंक उसके अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट उसके अंदर आता है, इंश्योरेंस उसके अंदर आता है, ई सर्विसेज आगे वाले चैप्टर में है, फिर कम्युनिकेशन उसके अंदर आता है। तो ये सारी 4 से 5 चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है ना। और कुछ बहुत इजी इजी पार्ट है उसके अंदर, जैसे कि बैंक वाला पार्ट जो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, इसके मार्क्स जाने नहीं चाहिए, डिफरेंस में आता ही आता है, छोड़ना नहीं। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉटरी के मार्क्स है, ये जाने नहीं चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं अपन, ये आपके सामने। ओके, ये टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, मार्केटिंग है, समझे वाली बात है, सब कुछ पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा रीड करेंगे, समझेंगे और लेक्चर सुनेंगे ना तो जो भी आपका डाउट है ना क्लियर करेगा, गारंटी में देता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। यस, हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो करें स्टार्ट फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट होता क्या है, एक सिंगल लाइन में पूरा डिफाइन करते हैं इसको। मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवा के लेना, मतलब मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जब दूसरों से काम करवा के लेता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैनेजमेंट, अब आप ये भी समझ लो कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किसके लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं, कि इफ यू आर रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। सो द टॉपिक इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है जो हेनरी फ्यूल ने दिया है। किसने दिया हुआ है, हेनरी फ्यूल। नाउ हु इज हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट। यस, क्या लिखा हुआ है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल। और उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा है कि अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, हार्मनी पीस एंड मेंटेन रखना है, तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
सबसे पहला टॉपिक डिवीजन ऑफ वर्क। क्या पॉइंट है? डिवीजन ऑफ वर्क। एज यू कैन सी द पिक्चर, कैसा पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, सब काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। तो व्हाट यू हैव डन, व्हाट आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है कि एक एक ग्रुप को एक टास्क असाइन करो, एक एक काम असाइन करो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग के लिए अलग लोग होते हैं, बैंकिंग के लिए अलग लोग होते हैं, फाइनेंस के लिए अलग लोग होते हैं, आईटी के लिए अलग, प्रोडक्टिविटी के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, उनको बेचने के लिए अलग, मार्केटिंग करने के लिए अलग। तो ये सारे काम के लिए हम क्या रखते हैं? अलग अलग, उनके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम असाइन किया जाता है। तो जिस लेवल पे, अगर आपको याद होगा तो आपने स्टाफिंग पढ़ा होगा इसके अगले चैप्टर में। तो स्टाफिंग में करते ही क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? तो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ जॉब टू राइट पर्सन एट अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम। तो अगर आपने प्रॉपर असाइनिंग कर दिया, अगर आपने प्रॉपर स्टाफिंग कर दिया, तो आपका हर काम प्रोडक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ही होगा। सो द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क। ये रिस्पांसिबिलिटी यहां से आ गया है। तो हमारा अगला पॉइंट है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अब इससे क्या समझ में आता है कि यू आर अ टीम लीडर। नाउ जो एक ऑर्गेनाइजेशन का टीम लीडर है, उनको दोनों चीज साथ में दो। अगर आप काम दे रहे हो, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो आपको उसे क्या देना है? अथॉरिटी भी देना है। क्या देना है? अथॉरिटी। कोई भी काम देने के बाद अगर आपने उसे अथॉरिटी नहीं दिया, इफ द वन कैन नॉट टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर उस पर वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के लिए। बार बार अपने मैनेजमेंट को, अपने हायर अथॉरिटी को पूछेगा, ये काम करूं क्या, ऐसा करवाना है, पैसा चाहिए, इस एक व्यक्ति और चाहिए, ये रिसोर्सेज चाहिए, तो ये बार बार अगर उसको पूछना पड़ेगा, तो वो काम कभी भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सो ऐसा स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक में, है ना? क्या स्टेटमेंट है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन want to have the productivity, profitability, everything, whatever the goal of the organization is, उसको पाने के लिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी इन कमांड। कमांड देने वाला व्यक्ति, काम देने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको पॉइंट बनाने में, एक्सप्लेनेशन देने में अगर आपको तकलीफ होती है, लिखने के लिए प्रॉब्लम आता है, तो करना क्या है आपको? ये जो पहले जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपको खाली पॉइंट याद रखने हैं। और एक बात, 14 प्रिंसिपल है, 14 का 14 रट्टा मारने का या लर्न करने का या याद रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर से एक बार बोलता हूं, 14 का 14 करने का जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हमारा जो आंसर है वो 8 मार्क का है। तो 8 मार्क का आंसर है, तो फिर एक बार एक जो क्वेश्चन अराइज होता है ना स्टूडेंट के मन में कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए कितना लिखने का, 4 मार्क के लिए कितना लिखने का, 5 मार्क के लिए कितना लिखने का, 8 मार्क के लिए कितना लिखने का। तो जितना मार्क होता है ना, उतने ही पॉइंट देने का, उससे ज्यादा एक एडिशन दे दो। लेकिन 12 पॉइंट 8 मार्क के लिए 12 पॉइंट लिख रहे, 10 पॉइंट लिख रहे, 4 मार्क के लिए 8-8 पॉइंट लिख रहे, कोई लॉजिक नहीं बनता है उसके लिए। और एक पॉइंट के अंदर आपको कितना लिखना है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या टॉपिक है? यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड देने वाला, समझाने वाला व्यक्ति, काम देने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों से कमांड मिलेगा, तो द पर्सन जो काम करने वाला है, ही विल गेट कंफ्यूज कि किसकी बात मानूं। इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये परेशान हो जाएगा या ये गुस्सा करेगा, इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, तो काम किसी भी तरह से होने वाला नहीं है। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो द कमांडर, तो कमांड करने वाला है, जो डायरेक्शन देने वाला है, वो क्या होना चाहिए? एक ही अकेला व्यक्ति होना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? आपने इसको समझा दिया, वो ग्रुप उसको मैनेज करेगा। इसीलिए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स होते हैं, ताकि जो हेड है वो पास ऑन करे मैनेजर्स को, मैनेजर पास ऑन करे अपने ग्रुप को या अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने कलीग्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? यूनिटी इन डायरेक्शन। काम समझाने वाला, काम बताने वाला, काम समझाने वाला हमारा जो टीम लीडर होता है, वो भी एक ही होना चाहिए। अगर टीम लीडर हमारे एक से ज्यादा है, तो अगेन डायरेक्शन देने वाले, काम को एक्सप्लेन करने वाले, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, अगर ये बोलने वाले, इस काम को ऐसे कर, दूसरा व्यक्ति आके बोलेगा कि इस काम को इस तरह से कर। तो अगर डायरेक्शन देने वाले, समझाने वाले, गाइड करने वाले अगर एक से ज्यादा होंगे, तो भी जो व्यक्ति काम कर रहा है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। 4 प्रिंसिपल हो गए, डिवीजन ऑफ वर्क, responsibility and authority, unity of command, unity in direction. Next point is what? Next point is डिसिप्लिन, जो हर ऑर्गेनाइजेशन का एकदम बेसिक है। यू हैव टू पंक्चुअल, यू हैव टू बी एफिशिएंट, यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल, यू हैव टू बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, एज वेल एज आपको टीम स्पिरिट में रहना है कि अगर आप टीम में नहीं रह के काम करेंगे, है ना, तो फिर कोई भी काम आपका प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल,
कि 11 प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति अपना 100% नहीं देगा, कोई कैच आ गया छोड़ दिया या बॉल बहुत सारे डॉट कर दिए, तो दिस विल अफेक्ट दी होल टीम, नॉट ओनली द सिंगल पर्सन। इसीलिए डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसिप्लिन लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी, डिसिप्लिन लीड्स टू everything in profitable manner. The next point, centralization. Now what do you mean by centralization? What this says, decentralization मतलब हर एक के हाथ में पावर है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक व्यक्ति राजा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेंट्रलाइज्ड पावर। एक ही व्यक्ति क्या होना चाहिए जिसके अंदर पूरा कंट्रोल, जिसके अंदर पावर, जिसके अंदर गाइडेंस की क्षमता, जिसके अंदर लीडर की क्षमता, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, अकेला व्यक्ति होना चाहिए। अगर सारे के सारे ही लोग क्या बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, तो कोई भी काम प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। हर एक अपनी मन की चलाएगा तो ऐसे काम नहीं होता है। इफ यू वांट प्रोडक्टिविटी, सो देयर शुड बी व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। देयर शुड बी व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मींस अ सिंगल पर्सन हु इज हैंडलिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग द होल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी किसके हाथ में? इस व्यक्ति के हाथ में। सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्टिविटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंट्स को चेक करना, काम देना, असाइन करवा के लेना, लोगों से काम करवा के लेना, वो क्या होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, रेम्यूनरेशन। सबसे बेस्ट पॉइंट है याद रखने के लिए भी और समझने के लिए भी, रेम्यूनरेशन। कि बहुत सारे के सारे नहीं याद रख सकते हो, स्टार्टिंग के जो 4 है वो इजी है, रेम्यूनरेशन उसमें जोड़ दिया। अब रेम्यूनरेशन का मतलब होता क्या है? द पर्सन शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ सैलरी और दी वेजेस और दी रेम्यूनरेशन, जो भी आप बोलो, कि इन रिटर्न जो मुझे मिल रहा है, कंपेंसेशन जो भी मुझे मिल रहा है फॉर माय इनपुट, वो क्या होना चाहिए, सबको उनके लेवल के हिसाब से होना चाहिए। नाउ यू कैन सी द पिक्चर कि जो लोअर लेवल का काम कर रहा है उनको ऑब्वियसली कम सैलरी मिलता है, लेकिन जो हायर लेवल का काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है, जो व्यक्ति प्लान करने का काम कर रहा है, जो हेड लीडर का काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसे क्या मिलता है, उसको रेम्यूनरेशन ज्यादा ही मिलता है। तो रेम्यूनरेशन शुड भी अच्छा। जो कलीग्स होते हैं उनके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उनका सैलरी होना चाहिए, ना कि ये कंपनी के कोई रिलेशन में लगता है। इस तरह का किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन में बायस, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो रेम्यूनरेशन शुड बी एज पर द क्वालिफिकेशन, एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द प्रोडक्टिविटी, ऐसे डिसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इक्विटी। So this is showing the meaning of equity कि आपको एक ग्रुप में रहना है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन सबको इक्वल, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और जो कलीग में काम कर रहे हैं, मतलब एक सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको आप सेम लेवल से ट्रीट करो। अगर किसी एक ग्रुप के अंदर का एक व्यक्ति को आप अलग से ट्रीट कर रहे हो, है ना, तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम स्पिरिट है वो क्या करता है, क्वेश्चन मार्क अराइज करता है कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं और इसको प्रमोशन, इसको ज्यादा मिलता है। तो इस तरह का अगर बिहेवियर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फ्रूटफुल एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो हाउ शुड द ऑर्गेनाइजेशन treat every member of the organization is what, equity। इक्विटी में सबको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ऑब्वियसली उनके जॉब लेवल के हिसाब से। इफ द पर्सन इज वर्किंग एट अ हायर लेवल, तो उनको अलग तरह से ट्रीट करना, जो लोअर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से ट्रीट करना। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे शुड हैव द फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन के भाई मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सेफ हूं, सिक्योर हूं। कि इस तरह का ये पिक्चर आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि ही शुड नॉट बी इनसिक्योर, कि मुझे कंपनी से कभी भी निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस तरह का इनसिक्योरिटी उसके मन में नहीं आनी चाहिए। ही शुड फील दैट कि आई एम सिक्योर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और मैं पूरी मन से, पूरी लगन से क्या कर रहा हूं, इस फर्म के लिए क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। लेकिन अगर इसके मन में इस तरह का क्वेश्चन मार्क अराइज होगा कि आई कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आई कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द टाइम, तो फिर वो कभी भी अपना 100% नहीं देगा, कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएगा 100%, कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी, गोल ओरिएंटेड वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। सो द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करें, दे शुड बी फील सिक्योर कि मेरा जॉब यहाँ पे सिक्योर है, मैं मन लगा के और मेहनत से क्या करूंगा, काम करूंगा। सो द पॉइंट इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय के साथ क्या होना चाहिए, एक टेन्योर का स्टेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
ऑर्डर, दिस एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। क्या मतलब होता है ऑर्डर का? तो ऑर्डर देना मतलब कमांड करना नहीं, क्योंकि कमांड तो हम देख चुके हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। हर चीज क्या होनी चाहिए? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। स्टेटमेंट को ध्यान रखना, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज मिलेगी और हर चीज आपको सही जगह पर मिलेगी। ये एक उसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज, मटेरियल अपनी जगह पे होना चाहिए, देन जो भी इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए है ना, जैसे कि लूज टूल्स है वो अपनी जगह पे होने चाहिए। किसी भी तरह का मशीनरीज में ब्रेकडाउन आया तो उसके लिए आपको किस तरह का काम करना है, किस तरह के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत लगने वाली है, वो आपके पास नजदीक में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। तो इन शॉर्ट किसी भी क्वेश्चन मार्क वाले सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लेना पड़े। सो द पॉइंट इज व्हाट? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। क्या? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो बाद में, when you are working in an organization, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आता है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या आता है? पहले आता है। तो इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो आप उसका इंटरेस्ट, उसका हित, उसका फायदा पहले देखेंगे, ना कि अपना खुद का पर्सनल फायदा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? स्केलर चेन। अब ये पहले से चले आ रहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फ्लो करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना है, तो मैनेजमेंट में आपने लेवल स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे काम करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो अगर टॉप लेवल को कुछ भी बात करना है तो वो लोअर लेवल तक, पहले मिडिल लेवल में जाएगा, फिर उसके बाद लोअर लेवल में आएगा। बट नाउअडेज, नाउ इन मॉडर्न एरा, गैंग प्लान करके, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, गैंग प्लान करके एक कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे क्या होता है? द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू वन पर्सन और वो अपने कलीग में स्प्रेड कर देता है। क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है। तो इंफॉर्मेशन इज नॉट स्प्रेडेड बाय हायरार्की। वो एक पर्सन को देने के बाद क्या हो जाता है? वो अपने जो जितने भी कलीग है उन सब में क्या करते हैं? इन सबको डिस्कस कर लेते हैं और वहीं पे उनका जो भी आइडिया होगा, जो प्लान होगा, वो यहीं पे डिस्कशन किया जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। क्या कहा जाता है? गैंग प्लैंक। तो ये है स्केलर चेन। और उसके बाद है हमारे पास यस एस्पिरिट डे कॉप्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है टीम स्पिरिट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे हो, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर गोल के लिए काम करेंगे, तो ही आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हायर सेल, हायर प्रोडक्टिविटी, हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तभी हो पाएगा व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम स्पिरिट। अगर आप टीम स्पिरिट में काम नहीं कर रहे हो, ना खुद कोई काम करेगा, ना दूसरे को काम करने देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इनिशिएटिव। व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, आपको अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको इनिशिएटिव रहना है। मतलब खुद से आपको काम करने के लिए रेडी रहना है। बोलेगा तो इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक कोई काम बोलेगा नहीं ना, तब तक वो काम करेगा नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक बड़ा प्रॉब्लम, जितना बोलेगा उतना ही करेगा, उससे ज्यादा एक काम भी करेगा नहीं। इतना ही पगार मिलता है, इतना ही काम करूंगा। बट द पर्सन, अगर उसे बहुत आगे बढ़ना है तो अपने आप से काम करना। जो भी काम दिख रहा है, जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया है, जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया है, स्टाफिंग, अगर स्टाफिंग प्रॉपर है, मेरा काम है चीजों को पढ़ाना, तो मैं मेरा काम अच्छी तरह से करूंगा। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला है, तो मशीनरी से रिलेट, उसका मैकेनिक से रिलेट हर चीज मुझे आनी चाहिए। और मशीन अगर बंद पड़ गई है तो एक व्यक्ति बोलेगा, मैनेजर बोलेगा, सुपरवाइजर बोलेगा उसको चालू कर, तो ही मैं चालू करूंगा। तो ऐसे नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? इनिशिएटिव रहना है। कोई भी अगर काम आपको लग रहा है कि ये काम होना चाहिए, तो तुरंत अपने आप से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। तो ग्रुप में से आपको आगे आना है। Okay, so these are the 14 principles of management. ओके, अब पूरा का पूरा 14 प्रिंसिपल याद रखना है क्या? नहीं, आपका मैक्सिमम जो आने वाला है वो 8 मार्क का आने वाला है। तो 8 मार्क के लिए 7 से 8 पॉइंट बस हो गया। ये 8 मार्क में आया तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 से 6 ही याद रखने हैं। उसके अलावा आप उसको क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें से ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये 12 मार्क का शायद से टॉपिक, ये चैप्टर है हमारा
तो एक क्वेश्चन और पूछेगा और वो नेचर बन सकता है। क्या आ सकता है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि किस, और इसके बारे में आपने क्या जाना, तो यूनिवर्सल इन नेचर है और प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है इसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब आगे बढ़ाते हैं हमारे लेक्चर को। इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो है क्या है वो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 6 अलग अलग तरह के फंक्शंस है। ठीक है, अब ये 6 अलग अलग तरह के जो फंक्शंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लानिंग। तो और जो प्लानिंग वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना, प्लानिंग वाला कंसेप्ट आपको शॉर्ट नोट में तो आ ही सकता है, जस्टिफिकेशन में भी पूछ सकता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है आपका, कौन सा टॉपिक है लास्ट वाला? यस, याद दिला, कौन सा टॉपिक है? क्या है? कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। जितने भी आपने काम किए, ठीक है ना, ये सब में लास्ट वाला जो पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन, जस्टिफिकेशन में पूछता है कोऑर्डिनेशन इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट। तो ये जो 2 पॉइंट है, 2 कॉन्सेप्ट है, आप एक रीड कर लोगे ना तो भी आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट में बिना प्लानिंग के कोई काम होता नहीं है। प्लानिंग करेंगे तो आपका काम अच्छी तरह से होगा, ऑब्जेक्टिवली होगा, फ्रूटफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, पूरा जो आगे के जो काम है वो आपके अच्छी तरह से होंगे। मतलब ऑर्गेनाइजिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, स्टाफिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, डायरेक्टिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, कंट्रोलिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सारे के सारी एक्टिविटीज आपके प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब फीडबैक लेना, सजेशंस लेना, उनका रिव्यू लेना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट करवाना। लोगों से हर काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सब काम प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, तो ना थर्ड चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या करना है, एक छोटा सा हिंट देता हूं, और किसी को बताना नहीं है क्या, ये छोटा सा हिंट क्या है? प्रिंसिपल एंटरप्रेन्योरशिप में 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, फीचर भी है, इंपॉर्टेंस भी है, फंक्शन भी है। कोई भी 4 या 5 पॉइंट कोई भी पढ़ लो, कोई भी 4 या 5 पॉइंट पढ़ लो, और जो क्वेश्चन आए, फीचर आ जाए एंटरप्रेन्योरशिप का, फीचर आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए, या उसका फंक्शन आ जाए, सारे का सारा जो उसका फीचर है वही उसका फंक्शन है और वही उसका इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट पढ़ लो और कुछ भी क्वेश्चन आए ना वही चिपका देना। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का वेयर हाउसिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेयर हाउसिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। टॉपिक इज वेयर हाउसिंग। चैप्टर नंबर 4 का कंटेंट है, और चैप्टर नंबर 4 सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है, सबसे ज्यादा वेटेज है उस चैप्टर को, और उसमें हम पहला लेक्चर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है वेयर हाउसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो फंक्शन जो एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ ही सकता है, और दूसरा है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, जो हम फिर से 4 या 5 पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे, और वो भी एकदम समझे वाली बात है। ठीक है, फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और टॉपिक को समझते हैं कि वेयर हाउसिंग होता क्या है। एकदम बेसिक बोले तो वेयर हाउसिंग होता क्या है? चीजों को स्टोर करने की जगह, जिसे हम गोडाउन, नॉर्मल लैंग्वेज में गोडाउन भी बोलते हैं। तो व्हाट इज वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग इज अ प्लेस जहां पे गुड्स को प्रॉपर्ली क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, सेफ रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है, ताकि वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो। नाउ हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मैन्युफैक्चरर या हर ट्रेडर मार्केट के डिमांड को ऑन द स्पॉट वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, खास करके जो होलसेलर है, जो बड़े बड़े ट्रेडर है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है, वो मार्केट को डिमांड को मार्केट में सप्लाई करने के लिए, उनके डिमांड को पूरा करने के लिए चीजों को एक्सेस में क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, प्रोड्यूस करके रखते हैं, और वो सेफ रहना चाहिए, इसीलिए यूज करते हैं वेयर हाउसिंग। सो लेट्स डिस्कस द फीचर, नहीं, लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, या फिर उसका काम क्या है। तो फीचर ही समझ लो कि वेयर हाउस का काम क्या है और वो क्या क्या काम करके देता है हमारा। सो लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज व्हाट? स्टोरिंग। सबसे एकदम बेसिक काम है कि वेयर हाउस का काम ये है कि चीजों को स्टोर करके रखना, जो भी मैन्युफैक्चर करके रखा है, प्राइस को स्टेबल करके रखना। पॉइंट नंबर 2 है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब ये कैसे फंक्शन रोल प्ले करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन? अगर आपने छोटा सा इकोनॉमिक्स का एक कांसेप्ट पढ़ा होगा तो, ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट है कि डिमांड एंड सप्लाई, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तो प्राइस मेंटेन रहेगा, कि डिमांड भी उतना, मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड एंड मिनिमम लेवल ऑफ सप्लाई है, तो क्या होगा? प्राइस मेंटेन रहेगा। इसके ऑपोजिट में क्या हो सकता है कि डिमांड कम है
और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड उसका बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये क्या होगा, यहां पे अब चीजें इन्वर्स हो गई, मतलब उसका प्राइस बहुत ज्यादा जल्दी राइज हो जाएगा। अगर आपको कोविड का एक सिनेरियो, एक सिचुएशन याद होगा तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, तो गुड्स यहां से वहां नहीं जा पा रहे थे या नहीं आ रहे थे, वेयर हाउस सब बंद था, ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो गए थे, रोड कनेक्टिविटी सब बंद हो गया था, तो जो जिस जगह पे जितना स्टॉक अवेलेबल था वो स्टॉक बेचने के लिए उसका डिमांड बढ़ने लगा, और डिमांड बढ़ने की वजह से अब सप्लाई तो बढ़ने वाला है नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है। द बेसिक ऑफ इकोनॉमी है ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर आपको इकोनॉमी को प्रॉपर्ली चलानी है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो बंद था वो टाइम पे, इसीलिए जो चीज जहां पे जितनी थी उसका डिमांड बढ़ने लगा और उसका सप्लाई नहीं बढ़ा, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने बेसिक चीजें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पैसा देकर वो सारी चीजें खरीदी थी। ओके, सो वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर करके, वेयर हाउस गुड्स को स्टोर करके क्या काम करता है, प्राइस को स्टेबलाइज रखने का काम करता है। वेनेवर देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट, हम क्या करेंगे, गोडाउन से, वेयर हाउस से सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं और वो उसका प्राइस को क्या रखता है, स्टेबलाइज रखता है, ना बढ़ने देता है और ना ही घटने देगा। बढ़ने देगा तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम, और घटने देगा तो फिर हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, हमारे जो सेलर्स है, उनको प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी को अगर स्मूथली फंक्शनिंग करना है तो वेयर हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, जो अभी हमने उसका इंपॉर्टेंस देखा कि वेयर हाउसिंग लीड्स टू ट्रांसपोर्टेशन। और एक बात, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछा है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये लेक्चर आप एक बार देख लो, पूरा देख लो, आपका ऑब्जेक्टिव्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग है तो आप टाइम टाइम क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। जहां भी इंडिया के कॉर्नर में, आउट ऑफ द कंट्री में, जहां भी आपको सप्लाई करना है, आप क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। अनलेस अंटिल, अगर आपके पास वेयर हाउस नहीं है, गोडाउन नहीं है, स्टोर नहीं है, तो आपने चीजों को स्टोर नहीं किया हुआ है, तो आप सप्लाई कैसे करोगे टाइम टाइम। तो स्टोरिंग की वजह से आप आपके सप्लाई को कंटिन्यूअस रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इसी गोडाउन में, इसी वेयर हाउस में क्या किया जाता है, ग्रेडिंग एंड पैकिंग किया जाता है। तो बड़े बड़े वेयर हाउसेस में क्या किया जाता है, चीजों को ग्रेड किया जाता है। अब ग्रेड का मतलब क्या, अब जो मैन्युफैक्चरर्स है वो चीजों को मैन्युफैक्चर कर देते हैं, कहीं पे कोई प्रोडक्ट है जो लो क्वालिटी प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर, कोई डिफेक्ट आ गया, या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, द बेस्ट एग्जांपल इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, कुछ मीडियम क्वालिटी होता है, कुछ लो क्वालिटी होता है। तो वेयर हाउस ही वो जगह है जहां पे इन तीनों चीजों को ग्रेड किया जाता है, और जो A1 क्वालिटी होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होता है उन्हें मुंबई हाई जैसी जगह में भेजा जाता है, और फिर जो थर्ड ग्रेड रह जाता है वो अपने लोकल एरिया में चीजों को बेचा जाता है। और ये सारा बाइफर्केशन, ये सारा ग्रेडिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, तो फिर ये होता है सब गोडाउन के अंदर, और उन सारी चीजों को पैक करना, दैट इज पैकिंग। तो ये सब भी कहां मिलेगा, तो पैकिंग वेयर हाउस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग, है ना। वेयर हाउस बहुत बड़ा, वेयर हाउसिंग है ना, जो भी उसका ओनर है, जो भी उसका प्रोड्यूसर है, या जो उस वेयर हाउस का मालिक है, वो बहुत बड़ा रिस्क बेयर करता है। किस तरह का रिस्क बेयर करता है, तो जो स्टॉक उसके पास रखा हुआ है, दे आर सब्जेक्टेड टू, क्या सब्जेक्टेड टू, दे आर सब्जेक्टेड टू थ्रेट ऑफ थेफ्ट, चोरी होने की संभावना है वहां पे। देन क्वालिटी डिटोरियोरेट होने की चांसेस है, मतलब क्या, लो क्वालिटी हो जाना। उसके बाद चोरी होने का चांसेस हमने देखा, क्वालिटी लो हो जाना, और फिर बारिश में, है ना, बारिश लगने की वजह से उसमें नमी आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है, वो जो वेयर हाउस कीपर है वो फेस कर सकता है। तो द पॉइंट इज व्हाट, रिस्क बेयरिंग। एक होलसेलर बहुत बड़ा, एक वेयर हाउस कीपर बहुत बड़ा क्या करता है, रिस्क बेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारे स्टॉक रखे हुए, क्या रखे हुए, स्टॉक रखे हुए। तो एक वेयर हाउस कीपर, उसके पास जितना भी स्टॉक है वो क्या कर सकता है, एज अ गिरवी रख के किसी भी बैंक से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दी फाइनेंस। कोई भी प्रॉपर्टी, जो जितने भी उसका स्टॉक है, कि मेरे पास लाख रुपए का स्टॉक है, 2 करोड़ का स्टॉक है, 5 करोड़ का स्टॉक है, इतना स्टॉक है, उसके अगेंस्ट में कोई भी बैंकों से क्या दे देगा, लोन दे देगा। तो फाइनेंस का एक हिस्सा यहाँ पे जनरेट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग। अब फ्रूट्स वो जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो उन्हें
ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, आगे के प्रोसेस के लिए, राइपनिंग के लिए, पकाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। द बेस्ट एग्जांपल इज मैंगोज। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंगोज को रॉ तोड़ा जाता है और रॉ तोड़ने के बाद उसे रखा जाता है और फिर बाद में वो पाउडर कुछ डाला जाता है, कार्बाइड जिसे कहा जाता है, वो पाउडर से उन्हें पकाया जाता है। बनानाज वो भी स्टोर करके रखे जाते हैं, फिर उन्हें पकाया जाता है और फिर बाद में मार्केट में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स है, ग्रेन्स में व्हीट है, राइस है, उन्हें लाने के बाद उनको पॉलिश के लिए भेजा जाता है, पॉलिश के बाद पैकिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये प्रोसेसिंग गोडाउन में, ये सारे पैकिंग वेयर हाउसेस में ये सारे पैकिंग का काम किया जाता है, प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। जो अगेन ऑब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है कि वेयर हाउस हेल्प्स टू मेंटेन और हेल्प्स टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, है ना, जो वेयर हाउस तो करता ही करता है। कैसे करता है, मेकिंग अवेलेबल द गुड्स एंड सर्विसेज, मार्क दिस स्टेटमेंट, मेकिंग अवेलेबल द गुड्स, नॉट सर्विसेज, मेकिंग अवेलेबल द गुड्स एट द टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। तो इस तरह से उसका टाइम प्रॉपरली क्रिएट होता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। एंड प्लेस यूटिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस यूटिलिटी, बाय ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्या स्टेटमेंट बोला, बाय ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, वहां से वहां तक पहुंचा के उसका प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो। अगर जहां पे प्रोड्यूस किया है वहीं पे आप उसको बेचोगे तो उसका जो वैल्यू हो क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे कश्मीर में चले जाइए, आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते मिलेंगे क्योंकि वहीं पे बनते हैं, वहीं पे बनते नहीं है, वहीं पे उगते हैं। तो वहां पे उगा के आप वहीं पे बेचो, 300 रुपीज 400 रुपीज केजी में आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएगा। वही अगर आप मुंबई में खरीदने जाओगे तो 1000, 1200, 2000 के रेंज में आपको क्या मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेगा। तो ये उसकी वैल्यू कैसे मेंटेन रही, बाय ट्रांसपोर्टिंग द प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, उसका प्राइस क्या रहता है, मेंटेन रहता है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द वेयर हाउसेस। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको टाइप्स क्या आ सकता है, तो टाइप्स आ सकता है कि हाउ मेनी वी हैव द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, कितने टाइप्स है हमारे पास वेयर हाउसेस के। तो हमारे पास है, एक है प्राइवेट, यस क्या है हमारे पास, प्राइवेट वेयर हाउस। अब प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, प्राइवेट वेयर हाउस वेयर हाउस विच इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये मैंने अपने पर्सनल के लिए बनाया है, मतलब एक बड़ा मैन्युफैक्चरर जैसे कि रिलायंस वाला मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि टाटा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना भी उनको स्टॉक करके रखना है, उनका अपना खुद का क्या है, गोडाउन है, उनका खुद का क्या है, वेयर हाउस है। जिस भी तरह का उनको गोडाउन चाहिए, लाइक व्हाट, कि एक तो नॉर्मल होता है, दूसरा कोल्ड स्टोरेज है, अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं कोल्ड स्टोरेज। ये एक और आपके पास क्या है, पॉइंट है, जो कोल्ड स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज एक तरह का क्या है, वेयर हाउस है। तो ये आप उसके पॉइंट में आप टाइप्स में क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो कि फॉर व्हाट वी यूज द कोल्ड स्टोरेज, वी यूज द कोल्ड स्टोरेज फॉर दी थिंग विच आर पेरिशेबल इन नेचर। उन्हें स्टोर करने के लिए, उन्हें उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज को यूज किया जाता है। उसमें मिल्क आ गया, उसमें मीट आ गया, उसमें फिश आ गया, ऐसी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी प्राइवेट वेयर हाउसेस। अब प्राइवेट वेयर हाउस वो वेयर हाउस है जो प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करके रखते हैं, बड़े बड़े जो ब्लू चिप कंपनीज है, जो एमएनसीज है, वो अपने पर्सनल वेयर हाउसेस में चीजों को स्टोर करके रखते हैं। अब इसके ऑपोजिट में ही हम पढ़ते हैं, क्या है तो पब्लिक वेयर हाउस। क्या पॉइंट है हमारे पास, पब्लिक वेयर हाउस। अब पब्लिक वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, अब ये इससे आप समझते होंगे शायद ये गवर्नमेंट हो, क्योंकि नॉर्मली हम ये जो वर्ड है ना, ये दोनों आपस में इसी तरह का पढ़ते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल क्या, और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हो गया। तो यहाँ पे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट नहीं है। अब यहां से एक और पॉइंट अराइज हो जाता है, वो है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। कौन सा वेयर हाउस, गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट वेयर हाउस स्पेसिफिकली मैनेज, कंट्रोल एंड रन बाय दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपने खुद के लिए भी रखता है, एज वेल एज जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी ओपन रखता है। बाय पेइंग द मिनिमम चार्जेस आप वो वेयर हाउस क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे थे, कहां पे थे, पब्लिक वेयर हाउसेस। अब पब्लिक वेयर हाउसेस किसका हो सकता है, तो पब्लिक वेयर हाउस इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कोऑपरेटिव का भी हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से एक और पॉइंट जनरेट होता है। देखो पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूं, कोऑपरेटिव। कौन सा, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। अब इसका भी मीनिंग जानेंगे। फिलहाल हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक वेयर हाउसेस आर दोज वेयर हाउसेस, यस, पब्लिक वेयर हाउसेस आर दोज वेयर हाउसेस व्हिच आर मैनेज, कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या तो फिर उसको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, 5-10 लोग मिलकर हमने क्या किया, एक जमीन ले लिया और वहां पे वेयर हाउस बना दिया। अब अगर हमको यूज करना है तो हम भी यूज करेंगे, और जनरल पब्लिक को चाहिए तो जनरल पब्लिक को भी विद द चार्जेस हम क्या करेंगे, उनको सप्लाई करेंगे, वो जगह सप्लाई करेंगे, वो वेयर हाउस के लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ओके, सो प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, पब्लिक वेयर हाउस हो गया, गवर्नमेंट वेयर हाउस हो गया, विच इज ओन कंट्रोल मैनेज बाय दी गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, अगेन उनके लिए भी काम आ सकता है और जनरल पब्लिक के लिए भी काम आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव क्या है, एकदम छोटा सा फिर से सिंपल सा लाइन है कि हमने यहां पे डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस आर दोज वेयर हाउसेस व्हिच आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सम पीपल। ठीक है, उन्होंने अपने खुद के लिए भी वो खुद के लिए भी ओपन किया हो सकता है, या तो फिर जिसको चाहिए उसको वो लोग भाड़े पे दे सकते हैं विद मिनिमम चार्जेस। तो ये हो गया कोल्ड स्टोरेज। तो अपने आप 5 पॉइंट बन रहे हैं। तो आया तो अगर 4 मार्क के लिए आएगा तो 5 मार्क के लिए आएगा, तो आप 5 पॉइंट आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक होता है ड्यूटी पेड। यस, क्या होता है, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। तो अभी ड्यूटी पेड वेयर हाउस क्या होता है, जब आप इंपोर्ट करके लाते हो, क्या करके लाते हो, इंपोर्ट करके लाते हो, तो वो कस्टम की जगह पे रखा जाता है या फिर डॉकयार्ड पे रखा जाता है, और जब तक कस्टम ऑफिसर उसको चेक नहीं करेगा कि गुड्स कहां से आया है, उसका पेपर वर्क जब तक चेक नहीं करेगा तब तक वहां से निकलेगा नहीं। तो जब तक वहां से वो निकलेगा, चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपको क्या पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा। जब तक आप ड्यूटी नहीं पे करते हो तब तक आप उसे वहां से लेके नहीं जा सकते। तो ड्यूटी पेड वेयर हाउस एक और आपके इस लिस्ट में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो 5 से 6 पॉइंट मोर देन इनफ हो जाता है कोई भी 4 या 5 मार्क के आंसर लिखने के लिए। तो अगर आपका ये डाउट है सर कितने मार्क का होगा तो कितना पॉइंट लिखने का, तो 4 मार्क का है तो 4 या 5 पॉइंट लिख लेने का, 5 मार्क का है तो 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट, 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखने जाएंगे तो आपके दूसरे आंसर का टाइम उसमें क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो नेवर राइट लेंदी आंसर्स लिखने का नहीं। अच्छा, अब ये भी एक डाउट अराइज होता है कि एक पॉइंट के अंदर कितने लाइंस होने चाहिए। तो एक पॉइंट के अंदर जब आप एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हो तो उसमें जब आप बोर्ड का पेपर लिखेंगे तो आपने देखा है कि बोर्ड का पेपर कितना है, बोर्ड का पेपर का साइज छोटा होता है। तो बोर्ड के पेपर का ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 या 6, 5 से 6 पॉइंट, 6 से 7वां ना जाए। वो जो लाइंस होती है 6 से 7 लाइन वहां पे पहुंचनी नहीं चाहिए। 5 से 6 इज द बेस्ट आंसर जो आप लिख सकते हो। उससे ज्यादा आप लिखने के लिए जाएंगे ना, मुझे बहुत आता है तो एक टॉपिक के बारे में बहुत आता है तो 10-12 पॉइंट लिख दिया ना, तो फिर 10-12 लाइन लिख दिया आपने, फिर नेक्स्ट पॉइंट गया, अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो 2 या 3 ही लाइन लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आपके आंसर का अनइवननेस दिखता है, क्या दिखता है, अनइवननेस। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो चेक भी उसी तरह से करेगा। तो आपने एक में बहुत ज्यादा पॉइंट लिखा है, एक में कम लिखा हुआ है, तो आपको कभी भी पूरा मार्क्स ऐसा नहीं मिलता है। आपके आंसर में कंसिस्टेंसी देखने को मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। तो उसमें क्या है कि हर पॉइंट में 5 मिनिमम 5, 4, 5, 6 लाइन, इससे ज्यादा लिखने का नहीं, ना तो इससे कम लिखने का ना तो इससे ज्यादा लिखने का। तो अभी हमने डिस्कस किया वेयर हाउस, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या डिस्कस किया, तो फंक्शन ऑफ वेयर हाउस एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। आगे कंटिन्यू करते हैं हम, है ना, यही चौथे वाले चैप्टर में इंश्योरेंस, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। अब इंश्योरेंस में हम क्या डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा आपको, क्या डिस्कस करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। करें फिर कंटिन्यू, थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए, चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या पॉइंट है हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर मतलब कंपनी और इंश्योर्ड जो व्यक्ति इंश्योरेंस निकलवा रहा है, ये दो अलग अलग व्यक्ति के बीच में क्या है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, द इंश्योर्ड, अभी फिलहाल तो मैं हूं इंश्योरर, मैं समझो कंपनी हूं तो मैं हूं इंश्योरर, एंड बिटवीन दी इंश्योर्ड जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरर द कंपनी इंश्योर्ड। ऑब्जेक्टिव्स में ये भी पूछ लेता है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। द कंपनी है इंश्योरर और जो व्यक्ति इंश्योरेंस निकलवा रहा है वो है इंश्योर्ड। और क्यों निकलवा रहा है इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर। मेरे लिए अगर मैं अच्छा, इंश्योरेंस 2 अलग अलग तरह का कैटेगराइज होता है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ में सब्जेक्ट मैटर, अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर मतलब किस चीज के ऊपर आप क्या कर रहे हो, किस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो। तो लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर, और जो दूसरा है जनरल इंश्योरेंस में, उसमें आप किस चीज का, से फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी है तो कंपनी के अंदर मेरी जितनी भी मशीनें हैं उन सबका मैंने क्या करवा दिया, इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, या तो फिर मेरा बहुत बड़ा बंगला है तो मैंने मेरे बंगले का क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। एकदम बेसिक वाला, मैंने मेरा कार लिया नया वाला तो मैंने कार का क्या करवा लिया, इंश्योरेंस। उससे भी एकदम बेसिक वाला, मैंने आईफोन लिया तो आईफोन का मैंने क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। भाई 1.5 लाख रुपए का फोन है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो भी है, गिर जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो
प्राइस मेरा क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, वो फोन मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर है, वो गाड़ी मेरे लिए क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। तो किस चीज का आप क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, ये क्या है, जनरल, ठीक है। और ये क्या था, लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे मेरा लाइफ क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है दो अलग अलग पर्सन के बीच में कि कुछ भी फाइनेंशियल, अगेन एक थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको कि किसके लिए आप क्या करते हो, इंश्योरेंस करवाते हो। फाइनेंशियल बचा देगा क्या, नहीं होने देगा क्या, इंश्योरेंस कर लिया, अब बिंदास रह सकते हैं अपन। सिर्फ आपके लॉस को क्या करने का काम कर देगा, कवर करने का काम देगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा कि मैंने इंश्योरेंस करवा लिया भाई, अमर हो गया, अब मरने वाले नहीं है, ऐसा कुछ होगा क्या, तो ऑब्वियसली नहीं। इंश्योरेंस करवाया तो क्या किया है, आपका अगर डेथ होता है तो आपके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल क्या मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया है तो भाई बिंदास चला, ठुकने वाली नहीं है, ऐसा अगर है तो ऑब्वियसली आप गलत हो कि आपका गाड़ी का जो भी लॉस होगा, जो भी डैमेज होगा, आपको क्या करके मिलेगा, क्लेम करके मिलेगा। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड दी इंश्योर्ड। सो लेट्स डिस्कस कि अब अगर आपके बीच में इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में अगर क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, तो कौन कौन किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सो टॉपिक इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, द गाइडलाइंस जो ड्यूरिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट काम में लाया जाता है। सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ, ये इंटरेस्ट यहां का पार्ट है, ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला इंश्योरेंस है कि दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो भाई जो भी है ना क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर। मतलब अगर मैं मेरे लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो कोई मेरे को बीमारी, तो कोई मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई है बीमारी अगर है तो बताना उसको जरूरी है, नहीं तो एट द टाइम ऑफ क्लेम अगर पता चल गया कि इंश्योरेंस निकलवाया था और पहले से इसको कुछ बीमारी थी, तो फिर वो क्लेम के टाइम पे क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हर चीज आपको क्या रखना है, हर चीज आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रखनी है, आपको हर बात बतानी है, और जो व्यक्ति है, जो इंश्योरर है, उसने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अच्छी तरह से बताना है। नहीं तो यहां पे भी एक प्रॉब्लम आता है कि अरे एट द टाइम ऑफ सुसाइड, अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया तो सुसाइड उसमें इंक्लूड नहीं होता है, और आपको आपका जो सम अश्योर्ड है, क्या नाम लिया मैंने, सम अश्योर्ड मतलब क्या होता है, तो इंश्योरेंस के टर्म खत्म होने के बाद जो वैल्यू दी जाती है ना। तो अब इंश्योरेंस का टर्म कब खत्म होगा, एक तो उसके मैच्योरिटी के बाद, क्या वर्ड यूज किया वैसे, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जितने टाइम के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो अब अगर मैंने इंश्योरेंस 15 साल के लिए लिया है, 20 साल के लिए लिया है, तो 20 साल इज माय मैच्योरिटी, ठीक है ना। उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है, समझो लाइफ इंश्योरेंस है और उस व्यक्ति को बीच में कुछ हो जाता है, तो वहां पे उसका टर्म खत्म हो जाएगा, और जो उसका वैल्यू है, जो एट द एंड मिलना चाहिए था, वो उसको वहीं पे दे दिया जाएगा, उसको नहीं, उसके फैमिली मेंबर को, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो, ठीक है। तो क्या डिस्कस करते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, जो भी है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में हो मैंने हर चीज उसको बतानी चाहिए कि जो भी इशू अगर मुझे है तो, और जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसने मुझसे हर चीज क्या करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो फेथ की बात है, लॉयल्टी की बात है। आगे हमारे पास पॉइंट है क्या, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या पॉइंट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या, अब किस चीज का, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि किस चीज का आप क्या करवा सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो आप घर का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप आपके ऑफिस का इंश्योरेंस करवा सकते हो, घर है आपका, ठीक है ना। आप किस किस चीज का, जो सब्जेक्ट मैटर है, क्या बन सकता है, सब्जेक्ट मैटर, हर उस चीज का जिसका वैल्यू इन रिटर्न है, उन चीज का क्या करवा सकते हो, आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो क्या पॉइंट था आगे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो आपको उस चीज में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया भाई, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिया गाड़ी लिया, रपा यार ठोक डाला, ले भाई आप पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्या करवा के लेना है, इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करवा के लेना है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है नॉर्मली। तो जो भी इंश्योरेबल, जो भी चीज, जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस चीज का क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है ना, मैंने मेरा दोस्त का इंश्योरेंस करवा दिया, दोनों घूमने गए, उसको बाहर से धक्का दे दिया, अब बोला उसके बदले में जो भी पैसा है मुझे दे दे, तो ऐसा करवा सकते हो क्या, तो ऑब्वियसली नहीं, ऐसा अपन नहीं करवा सकते। किसी दूसरे के लाइफ में भाई मुझे इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा, करेक्ट है। तो आप जो भी इंटरेस्ट करो, जो भी जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस निकालवा रहे हो, आपको जैसे कि हस्बैंड वाइफ का इंश्योरेंस निकलवा सकता है, बाप अपने बेटे का, बच्ची का या बेटे का इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं, अपने मम्मी पापा का इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी दूसरे फ्रेंड का इंश्योरेंस आप नहीं निकलवा सकते, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, आगे डिस्कस करते हैं। इंडेमनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। क्या है इंडेमनिटी, अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे जितना लॉस होगा ना उतना आपको क्या करके मिलेगा, भरपाई करके मिलेगा। किसमें, इंडेमनिटी में। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा एक म्यूचुअल एग्रीगेशन है, एग्रीमेंट है, जहां पे
इंडेमनिटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज अ सिचुएशन जहां पे जो लॉस हुआ है वो लॉस आपको क्या करके दिया जाएगा, कवर करके दिया जाएगा। फिर एक लाइन हमेशा दिमाग में रखो, ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव उसके लिए पूछ सकता है कि इंडेमनिटी इज अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। अब मेरा लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेरा एक पैर टूटा, तो पैर टूटा है उतना ही पैसा कंपनी भर के देगा क्या? गाड़ी की बात करते हैं अपन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने गाड़ी का क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, तो अब गाड़ी यहां से डैमेज हो गया तो कंपनी क्या करेगा, जितना डैमेज हो ना उतना ही क्या करके देगा, भरपाई करके देगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, कहां पे आते हैं, इंडेमनिटी में। लाइफ इंश्योरेंस को एग्जांपल में लेते हैं कि अब ड्यूरिंग द एक्सीडेंट है ना, एक पैर टूट गया। अब लाइफ इंश्योरेंस में तो ऐसा ये तो क्लेम भी नहीं मिलता है, मरेंगे तो ही क्लेम मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब इंसान क्लेम लेने के लिए मर जाए, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ टूट फूट हुआ तो फिर उसके लिए मेडिक्लेम है। तो लाइफ इंश्योरेंस ऐसे टाइम में आपको पेमेंट करेगा नहीं, वो बोलेगा लाइफ इंश्योरेंस के बाद मेडिक्लेम वाले के पास जाओ, लाइफ इंश्योरेंस आपको ऐसे टाइम पे पैसा नहीं देगा। तो इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू दी लाइफ इंश्योरेंस। तो कहां एप्लीकेबल होता है, कहां एप्लीकेबल होता है, जनरल इंश्योरेंस में, दैट इज मरीन इंश्योरेंस, देन फायर इंश्योरेंस, इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे है हमारे पास सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सब्रोगेशन का मतलब वो सिचुएशन है जहां पे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, लॉस को तो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, सब्रोगेशन के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहना चाहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहना चाहता है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि जो जिस भी तरह का लॉस अगर आपको हुआ है, तो लॉस होने के बाद आपको कंपनी क्या कर देगा, फर्म क्या कर देगा, आपको पेमेंट कर देगा। और पेमेंट करने के बाद जो भी आपका एसेट है जिसके ऊपर आपने इंश्योरेंस करवाया था, उसको क्या कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है या ये वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन है जो जनरल पे पॉलिसी पे क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द इंडेमनिटी। मतलब ये क्या हुआ, ये इंडेमनिटी पे या ये सॉरी जितने भी इंडेमनिटी वाले हैं उन पे अप्लाई होगा, इन शॉर्ट लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होगा। उसके एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सेज दैट कि भाई लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, लाइफ इंश्योरेंस करवाने के बाद आपने जो फैमिली था, फैमिली को पैसा दे दिया, अब बॉडी हमारे हवाले कर दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्रोगेशन, कि जो भी लॉस हुआ है आपको असेट का पेमेंट कर दिया जाएगा, और जो भी असेट जिस कंडीशन में होगा, अगर फर्म को उसमें इंटरेस्ट दिख रहा है तो फर्म क्या कर लेगा, उस असेट को अपने कब्जे में ले लेगा। ठीक है, और उसके बदले में आपको पूरा जो भी आपका इंश्योरेंस वैल्यू वो दे देगा। वो कहां काम आता है, वो काम आता है कार, जैसे कि कार इंश्योरेंस करवा के रखा होगा, तो कार डैमेज हो गया तो आपको पूरा पैसा दे, उसने क्या कर दिया, जितने का उसका आईडी वैल्यू था, जो भी उसका वैल्यू था, 2 लाख रुपए का था, 5 लाख रुपए का था, तो कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए पूरा दे दिया। अब वो गाड़ी अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, अब उसको जो करना होगा वो करेगा। तो इस तरह से ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई कर सकता है क्या, कि आपको बॉडी का पैसा दे दिया और बॉडी हम लेके जा रहे हैं, भाई इसमें से सारा पार्ट निकाल के बेच देगा, फिर तो इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा उसको। इसीलिए ये कंडीशन, ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो इंडेमनिटी भी एक ऐसा हिस्सा है, तो ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जैसे मैं वर्ड पढ़ता हूं ना, और पिक्चर में देखो क्या लिया है, पिक्चर में लिया हुआ बहुत बड़ा सा शिप और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेसल्स। ठीक है ना, जितने भी आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब एक बड़ा सा शिप होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है, एक बड़े से शिप की कैपेसिटी होती है 4000 टू 5000 टू 6000 टू 10,000 टू 12,000 कंटेनर्स। नाउ कैन यू इमेजिन, ये इस पूरे शिप का वैल्यू, एक एक कंटेनर का वैल्यू करोड़ करोड़ रुपए होता है, उसके अंदर की जो वैल्यूएबल चीजें हैं उसका बहुत सारा वैल्यूज होता है। तो अगर एक शिप के अंदर इतना सारा कंटेनर है और उसके अंदर का जो वैल्यू, भाई कितना लाख करोड़ रुपए का, क्या बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, ये बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ये पूरा शिप का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अब इंश्योरेंस, अगर एक कंपनी ने इसका इंश्योरेंस ले लिया और ये शिप अगर डूब जाता है और इसका कंपेंसेशन पे करने के लिए आया, तो ये शिप ही नहीं डूबेगा, वो कंपनी भी ले डूबेगा साथ में। तो इसी वजह से क्या करता है, ऐसे जब मरीन इंश्योरेंस करना होता है, इसलिए मैंने क्या लिया है, मरीन ही लिया हुआ है यहाँ पे। तो जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मरीन इंश्योरेंस लेता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो एट दैट टाइम 2, 3, 4 जितनी भी इंश्योरर कंपनी होती है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो इकट्ठा मिलकर क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट साथ में मिलकर करते हैं। और अगर कंपेंसेशन पे करने के लिए आया, तो जितनी भी कंपनियों ने हाथ मिला के काम किया था, वो सब क्या करते हैं, उस लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई एक कंपनी ये बड़ा लॉस अगर
पे करने गई तो ये शिप के साथ साथ वो कंपनी भी डूब सकती है। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। याद रह जाएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। क्या पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। देख रहे हो कैसे देख रहा है, अपना घर जलते हुए देख रहा है, अपना कंपनी चलते हुए देख रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि इफ यू हैव नॉट ट्राइड टू मिनिमाइज द लॉसेस, यस, इफ यू हैव नॉट ट्राइड, ये कोविड में बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है ना। अब स्टॉक ऐसा देख देख 1 साल 1.5 साल 2 साल कंपनी में ऐसे ही रखा था, वेयर हाउसेस में ऐसे ही रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी ही कंपनी में आग लगा दिया और इंश्योरेंस से पैसा ले लिया। दिस इज द टेक्टिक, दिस इज द फंडा जो लोगों ने क्या किया था, अप्लाई किया था। ये भाई भी ऐसे ही देख रहा है कि घर मेरे काम का नहीं है, कंपनी मेरे काम का नहीं है। और कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चल गया द ओनर हैव नॉट ट्राइड टू मिनिमाइज द लॉसेस, तो ऐसे टाइम पे उसका जो क्लेम है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। सो रूल सेज दैट, द प्रिंसिपल सेज दैट कि यू हैव टू ट्राई to minimize the loss at the time of the uncertain thing happen। तो अगर ऐसे आप खड़े होके देखते रहोगे और आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया होगा तो आपका जो क्लेम है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल इज व्हाट, इज कॉजा प्रॉक्सिमा। अब यहाँ पे कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब क्या होता है, तो ये कॉज समझ लो कि कॉज जो भी इवेंट हुआ है, ये मैंने एक इंश्योरेंस निकलवा लिया, इंश्योरेंस निकालने के बाद मैंने किस कॉज का इंश्योरेंस निकलवाया, यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ है, ओ माय गॉड, अगर आपने देखा होगा, एकदम बेस्ट एग्जांपल है ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड, उसने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा के रखा था, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस वाले ने हाथ ऊपर कर लिया, क्यों हाथ ऊपर कर लिया, कि वी आर नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग टू द इंश्योर, क्योंकि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार है भगवान, कि भगवान ने अर्थक्वेक की वजह से उसकी दुकान गिरी है, ना तो चोरी हुआ है, ना तो आग लगा है। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा नहीं। तो अब क्या है, वाइल कॉन्ट्रैक्ट वो लिख के देते हैं कि आप अर्थक्वेक से आपका इंश्योरेंस करवा रहे हो या फायर से करवा रहे हो या थेफ्ट से करवा रहे हो, कॉज को ढूंढा जाता है। जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, उस कॉज की वजह से अगर लॉस होगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी विल पे, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी पे करता नहीं है, जो कि आपने ओ माय गॉड में देखा। इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, किसने पे किया, भगवान के जो एजेंट है उन्होंने पैसा मिला के उसको पैसा दिया था। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब इसका एक और कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है या आप पढ़ेंगे, डिफरेंस एक ऐसा टॉपिक है ना, सब में एसपीओ ओसी हो, बीके तो नहीं है, चलो इकोनॉमिक्स है ना, एसपीओसी इको, डिफरेंस एक ऐसा पार्ट है ना जो आप इजीली क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, दो चीजों को आपको कंपेयर करके पढ़ना है तो चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंस एग्जाम में पूछता है। कौन सा, एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉमन है, मरीन नहीं तो फिर फायर इंश्योरेंस आपको पूछेगा। तो मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इंडेमनिटी है, कॉजेस है, ये सारे 4 से 5 पॉइंट बना के 4 मार्क के लिए आता है। तो 4 से 5 पॉइंट बना के आपको लिखना है ना, एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक से आपका जो बोर्ड का पेज है वो 1 से 1.5 पेज तक, मिनिमम 1.5 पेज तक आपका आंसर जाना चाहिए। एक पॉइंट जब आप लिखते हो तो एक पॉइंट में कम से 4 से 5 लाइनें होनी चाहिए। कभी कभी क्या करते हो, एक इसका ही टॉपिक है जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट आता है, एक लाइन का उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। तो आप भी वही करते हो, नो डोर टू डोर सर्विस या डोर टू डोर सर्विस है या फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक लाइन लिख दिया। अब इसमें अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे ना, आपको 4 मार्क्स नहीं देगा वो, ठीक है ना। आप यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट भी अगर लिखते हो तो पूरे 4 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। नोट करके रखना। तो आपको ऐसे टाइम पे जब आप सिंगल लाइन लिख रहे हो तो कम से कम 8 से 9 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे जब सिंगल लिख रहे हो। लेकिन इसी में अगर आप दिमाग लगा के उसको एलॉबरेट कर सकते हो, भाई कॉमर्स के स्टूडेंट है, फेकोलॉजी तो बनता ही है, बराबर ना, 1 से 2 से 3 लाइन तो बननी चाहिए। तो जब आप लिखते हो तो हर पॉइंट के अंदर 4 से 5 लाइन बननी ही चाहिए। तो आप वेलकम बैक। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में रोकना पड़ा, कंटिन्यू करते हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसमें हम मैक्सिमम हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं अब तक, और अब हमारा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 30 से भी ऊपर का वेटेज है। 20 + 17 37 मार्क का वेटेज है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन इसमें से आपको स्किप नहीं करना है ना। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका क्या है, तो प्रिंसिपल नहीं, राइट्स।
राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर राइट्स है, क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर राइट होना या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कितने हमारे पास अधिकार है, कितने राइट्स है, उसके बाद जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो 100% आता ही है और आएगा ही आएगा, डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। एकदम सिंपल सा है कि कब किसके लिए किस जगह के लिए फॉर्म किया है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, नेशनल के लिए, कितने वैल्यूज के लिए फॉर्म किया गया उसको, तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का वैल्यू यस 1 करोड़ के अंदर होना चाहिए, देन 1 करोड़ टू 20 करोड़ एंड देन 20 करोड़ के ऊपर इज फॉर दी नेशनल कमीशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, तो 1 करोड़ के अंदर का अगर क्लेम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 1 करोड़ टू 20 करोड़ है तो फिर स्टेट कमीशन है, और 20 करोड़ के ऊपर है तो कौन सा है, नेशनल कमीशन है। ठीक है, और उसके बाद कौन उसका जज हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, स्टेट कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है। टेन्योर की बात करें तो 5 इयर्स 7 इयर्स का टेन्योर है, वो आप एक बार रीड कर लेंगे, देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, रीडेबल है। एरिया कवर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, ठीक है ना, मतलब समझे वाली बात है, आप रीड करके अच्छी तरह से उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं और वो है राइट्स ऑफ दी कंज्यूमर। ठीक है, कितने राइट्स होने चाहिए, तो अगर आपको आया तो 5 मार्क के लिए आएगा या फिर 4 मार्क के लिए आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम 5 से 6 राइट अपने पास हम समझ के रखेंगे, रीड करके रखेंगे और पढ़ के रखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक राइट्स ऑफ दी कंज्यूमर। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए एक छोटा सा हिंट, क्या कि राइट्स ऑफ द कंज्यूमर कब स्टार्ट हुआ है, 15 मार्च इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड राइट डे। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। नाउ कंज्यूमर मुद्दे पे आते हैं। कंज्यूमर, हु आर द कंज्यूमर? कंज्यूमर वो व्यक्ति होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ यूज, नॉट टू रीसेल। बेचने वाले व्यक्ति ट्रेडर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति गुड्स को खरीदता है और उसे यूज करता है, उसे कंज्यूम करता है, कंज्यूम मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता, कंज्यूम मतलब यूज करना भी होता है, तो वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। ओके, नाउ कंज्यूमर, एक और इंपॉर्टेंट लाइन, आपने उस प्रोडक्ट के लिए पे किया होना चाहिए कंज्यूमर बनने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक कंज्यूमर बनने के बाद मेरे क्या क्या अधिकार हैं, मेरे क्या क्या राइट्स है। तो सबसे पहला हमारा जो राइट है, यस, सबसे पहले जो हमारा राइट है वो है राइट टू सेफ्टी। जिस भी तरह का आप गुड्स खरीद रहे हो, जिस भी तरह का आप सर्विस ले रहे हो, आपको पर्सनली, आपको आपके असेट को, आपके प्रॉपर्टी को उस चीज से किसी भी तरह का हार्म होना नहीं चाहिए। व्हाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव टू चेक वेदर द गुड्स आर हैविंग एग मार्क, ISI मार्क, BSI मार्क, हॉल मार्क, ये सारी चीजें हमें, है ना। अब ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि एग मार्क किसके लिए यूज किया जाता है, तो एग मार्क यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। दीज आर फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड दीज आर फॉर द मेटल प्रोडक्ट। खास करके अगर आपको ध्यान होगा तो हॉल मार्क ये गोल्ड, सिल्वर, इनके लिए काम में लाया जाता है। तो राइट टू सेफ्टी इज व्हाट एवर यू आर टेकिंग टू योर होम, goods or services, they should not harm to you or to your property। किसी भी तरह का आपको डैमेज होना उससे नहीं चाहिए। दिस इज माय पर्सनल राइट, दैट इज राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, राइट टू बी इन्फॉर्म। तो राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब क्या है, ये सारी चीजें देख रहे हो आप, है ना। क्या क्या दिख रहा है आपको, क्वालिटी के बारे में बताना चाहिए, क्वांटिटी के बारे में बताना चाहिए, प्राइस के बारे में, प्योरिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक पिक्चर याद दिलाता हूं, नायक, अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड कप दिखाता है, डालने का मतलब कंटेनर होता है 5 लीटर का, लेकिन 2.5 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर का भी क्वांटिटी उसमें पहुंचता नहीं है। तो इस तरह का चीटिंग आप कंज्यूमर के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये मेरा अधिकार है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैं ले रहा हूं तो उसके बारे में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे उसके बारे में चाहिए। सो दैट इज द right to be informed। next is what, next is right to choose, that is right to select। अगर मैं कहीं पे जाता हूं, किसी शॉप पे जाता हूं, किसी कंपनी में जाता हूं, कहीं भी अगर मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो दिस इज माय राइट कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से व्हाट आई कैन सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट कर सकता हूं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, मेरे लाइक डिसलाइक के हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से, मेरी क्वालिटी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से आई कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो आई हैव राइट टू चूज।
मतलब शॉप पे जाने के बाद आप यही खरीदो या यही लो या ये मत लो, इस तरह का मुझे गाइडेंस उसकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वॉट एवर आई फील राइट वो चीज मैं खरीदूंगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है? राइट टू बी हर्ड का मतलब टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आपने आज के डेट में रिसेंटली मॉडर्न एरा में देखा होगा तो हर प्रोडक्ट के ऊपर टोल फ्री नंबर टोल फ्री नंबर होता है कि वहां पे आप कॉल करके बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो जो भी जिस भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई गाइडेंस है, अगर आपको कुछ भी देना है ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, इंडस्ट्री को, तो आप कंप्लीटली क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से दे सकते हो। दैट इज राइट टू बी हर्ड। वॉट एवर यू हैव फीलिंग, सजेशन, व्यूज, आइडियाज, वो आप कंपनी को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन। एनवायरमेंट इसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कंज्यूमर एजुकेशन। नाउ कंज्यूमर एजुकेशन मतलब दिस इज माय राइट। कंज्यूमर एजुकेशन लेना दैट इज मेरे राइट्स के बारे में पूरा नॉलेज लेना, ये मेरा अधिकार है। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, ये मेरा पूरा क्या है, कंप्लीट राइट है। जागो ग्राहक जागो क्या देता है, अगर आपने सुना होगा तो जागो ग्राहक जागो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहां पे हर कंज्यूमर को अवेयर करवाया जाता है आपके राइट्स के बारे में, आपकी ड्यूटीज के बारे में, ताकि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाओ। दिस इज माय राइट, दैट इज राइट टू बी एजुकेट और एजुकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, हेल्दी एनवायरनमेंट, यहां पे आ गया है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, एनवायरनमेंट। व्हाटएवर वी आर परचेसिंग फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, या इंडस्ट्री जो जिस तरह का काम कर रहा है ना, वो मेरे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे MIDC हो, है ना, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पे इंडस्ट्रीज क्या होती है, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। कोई एयर को डिटोरिएट, क्वालिटी को डाउन करता है या डैमेज करता है, कोई सॉइल को डैमेज करता है, कोई वाटर को डैमेज करता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, इंडस्ट्री है, वो एनवायरमेंट को किसी भी तरह से हार्म ना करे, ये मेरा पूरा पूरा क्या है, अधिकार है। दैट इज राइट टू हैव अ हेल्दी एनवायरमेंट। ओके, एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, राइट टू रिप्रेजेंट। क्या है, राइट टू रिप्रेजेंट। अब फिर से आपको एक पिक्चर याद दिलाता हूं, अभी हमने थोड़ी देर डिस्कस किया था, ओ माय गॉड। तो वो जो पिक्चर है उसमें जो परेश रावल है, आई थिंक सो, तो परेश रावल का कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या जो केस लड़ने के लिए तैयार था वो फिजिकली चैलेंज था, तो कोर्ट नहीं आ सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं खुद अपना क्या बन सकता हूं, वकील बन सकता हूं। सो आई हैव राइट टू रिड्रेस वेयर आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, या जो भी तरह का प्रॉब्लम है मैं कोर्ट में रख सकता हूं। डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ऐसी जगहों पे मैं मेरे प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकता हूं। ये मेरा पूरा पूरा क्या है, अधिकार है। प्रॉब्लम्स रखने के बाद सोल्यूशन चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम रखने से फायदा क्या है। तो द नेक्स्ट राइट आई हैव इज व्हाट, राइट टू गेट रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, जो भी कंपेंसेशन है, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, जो भी मेरा क्वेश्चन अराइज है या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मुझे क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। कैसे सोल्यूशन चाहिए, एक तो प्रोडक्ट को रिपेयर करके दो, नहीं तो रिप्लेस करके दो, नहीं तो रिफंड करके दो। मेरा किसी भी तरह से नुकसान होना नहीं चाहिए। आई एम अ कंज्यूमर, अगर किसी तरह से मेरे साथ फ्रॉड या गलत काम हुआ है तो मुझे उसका कंपेंसेशन चाहिए। इन तीनों में से किसी भी फेस में चाहिए, लेकिन मुझे मेरा कंपेंसेशन चाहिए। राइट टू रिप्रेजेंट, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किसके सामने, तो 3 लेवल वी हैव। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिड्रेस। रिड्रेस मतलब कंपेंसेशन चाहिए, किसी भी केस में कंपेंसेशन चाहिए, भरपाई करके चाहिए। एक तो रिपेयर करके दो, नहीं तो नया करके दो, नहीं तो फिर मुझे उसका पैसा पूरा वापस दे दो। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ठीक है। और 1-2 पॉइंट है, लेकिन इतना पॉइंट 6 से 7 पॉइंट इज मोर देन इनफ। आएगा तो 5 से 6, 5 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो 4 मार्क के लिए आएगा। और लिखा ही होता है राइट, स्टेट एनी 4 राइट्स, स्टेट एनी 5 राइट्स। तो वहां पे आपको 6th राइट भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आता है फिर भी नहीं लिखना है, क्योंकि वो आपके अगले आंसर का टाइम ले लेगा। चाहिए तो 5-10 मिनट पहले पेपर खत्म करना, ताकि आप उसको एक बार फिर से देख सको, एक बार क्रॉस चेक कर सको। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कंज्यूमर राइट हमने डिस्कस किया। अब इसके और 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में और 2 कंसेप्ट क्या है, एक तो हमारा डिफरेंस हमने डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। कंज्यूमर राइट हमने डिस्कस किया, नीड ऑफ कंज्यूमर एजेंसी, कंज्यूमर एजेंसी या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों है? ताकि हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको क्या मिल सके, न्याय मिल सके। तो ये एक 4 से 5 पॉइंट आप लर्न करके रखो। उसके बाद लोक अदालत, जो कॉन्सेप्ट में आने वाले, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट में आने वाले तीन कंसेप्ट है 2-2 मार्क के लिए जो आ सकता है। एक लोक अदालत, जिसको जनहित में जारी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट बोलते हैं उसको, पीपल्स कोर्ट हिंदी में लोक अदालत और इंग्लिश में पीपल्स कोर्ट, ठीक है। और वहीं पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के, अगर आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आता है। और तीसरा एक कंसेप्ट है, लोक अदालत हो गया, ठीक है, PIL हो गया, मॉरल वैल्यूज है शायद से, इसका कंसेप्ट नहीं है। तो ये 2 से 3 टॉपिक है, आप क्या रख सकते हो, इसको कंसेप्ट के लिए ध्यान में रख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोक अदालत, PIL, ठीक है। हम डिस्कस करें किसके बारे में, फंक्शन। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो सिंपल है, एकदम समझने वाली बात है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो मार्केट में अपने आप को अवेयर करना। मार्केट के अंदर, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे अपने आप को अवेयर करवाना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। एक्चुअली मार्केटिंग ही एक ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर नीचे, कितना आपका एफिशिएंट आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करता है, उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, बिजनेस होगा। तो आते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट वी हैव। हम 2 क्वेश्चन इस पे डिस्कस करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और दूसरा है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, दूसरा है 7P, जो एग्जाम में आपको 8 मार्क के लिए, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पक्का है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा मार्केटिंग, ओके, खुल जा सिम आ गया, ठीक है। चले आगे। तो अब मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मार्केटिंग मिक्स वो कॉन्सेप्ट है जहां पे मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जहां पे गुड्स को या सर्विसेज को जितनी भी चीजें लगती है मार्केट में अवेयर करवाने के लिए, जैसे कि प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, प्रोडक्ट है ना, ये चीजों को प्रॉफिटेबल, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल करने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना चाहिए, ये बताता है हमको मार्केटिंग मिक्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल होने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको 7 P's में कैटेगराइज किया हुआ है। किसमें कैटेगराइज किया हुआ है, 7 P's। कौन कौन सी 7 P's है, कैन यू सी? प्रोडक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग बनना है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लेस है, प्रमोशन है, एंड द अदर। कभी कभी एग्जाम में अगर 4 मार्क के लिए है ना, तो आपको बोलेगा 4 P's लिखो। क्या लिखो, 4 P's। तो यही 4 P's आपको लिखना है। और अगर 8 मार्क के लिए आता है तो ये है हमारा 7 P's। अब 8 मार्क का बाइफरकेशन भी सुन लो, कैसा होता है 8 मार्क का बाइफरकेशन। 8 में से 2 मार्क का आपका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का है, और आपके 6 मार्क हैं जो किसके लिए है, वो मेन जो कंसेप्ट है, जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए आपका कितना है, 6 मार्क। तो 6 मार्क के लिए आप 7 पॉइंट लिखते हो तो भी इट इज मोर देन इनफ बन जाता है, ठीक है। तो आते हैं और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मार्केटिंग मिक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट मार्केटिंग मिक्स। चलो, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट। के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहले तो क्या करो, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करो, है ना। इसके पहले एक और क्वेश्चन है जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना, इसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पैर जमाना है, बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनना है, तो आपका जो गुड्स और सर्विसेज जो भी कुछ है वो एकदम आइडियल होना चाहिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जो भी आप मार्केट में गुड्स बेच रहे हो उसके पहले आपको एक रिसर्च करना पड़ता है, जो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। एक रिसर्च करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट पीपल आर हैविंग, कंज्यूमर को किस तरह का रिक्वायरमेंट है, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद, उनके आइडियाज और उनकी व्यूज लेने के बाद ही गुड्स को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। सो द पॉइंट नंबर वन ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज व्हाट, प्रोडक्ट। कि आपका प्रोडक्ट इस तरह से डेवलप करो, डिजाइन करो कि वो हमारे कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट को क्या होना चाहिए, मीट होना चाहिए। उनका रिक्वायरमेंट और हमारा सप्लाई कि में अगर गैप रह गया तो हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स।
कि अगर आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा डिजाइन किया है एंड इफ योर प्राइसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट इज टू मच हाई तो भी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, टू मच लो तो भी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। वी हैव परसेप्शन एज एन इंडियन कंज्यूमर, वी हैव परसेप्शन कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं होनी चाहिए। सस्ती है मतलब क्वालिटी खराब है, महंगी मतलब बहुत महंगा है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से द प्राइस शुड नॉट बी टू हाई नॉट बी टू लो। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप प्राइसिंग देते उस समय ध्यान देंगे तो आपका मार्केट प्लेस है, आपका मार्केटिंग कॉस्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, ब्रांड है, कंपटीशन है, हर चीज को आप ध्यान रखोगे जब आप प्रोडक्ट को प्राइस देते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? प्लेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप आपके प्रोडक्ट को कहां बेचोगे, दैट इज द प्लेस। आप आपके प्रोडक्ट को कहां बेचना है, मतलब बहुत ज्यादा पॉश एरिया है क्या, कि मिड एरिया है क्या, कि रूरल एरिया है क्या, अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, कहां पे आप आपके प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। आपके टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और तभी आप क्या कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, आपका प्राइसिंग क्या है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर्ली बेच पाओगे। नहीं तो फिर बेचने के लिए आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब क्या होता है? तो प्रमोशन मतलब किसी भी तरीके से आप अपना अवेयरनेस बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अवेयरनेस बता रहे हो। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हम ये प्रोडक्ट, हम हमारा कंपनी का नाम ये है, इन शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट करना, चाहे टीवी में एडवर्टाइजमेंट करो, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट करो, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करो, डायरेक्ट सेलिंग, डिस्काउंट दो, एक पे एक फ्री, ये डिस्काउंट दे दो उनको, 15% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, एक पे फ्री ले जाओ, एक पे एक फ्री ले जाओ, एक पे दो फ्री ले जाओ, बराबर। इतने इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। और ये प्रमोशन ही है जो कस्टमर को क्या करने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट पहले क्या क्या पॉइंट था हमारा? प्लेस, कि आप कहां पे बेचना चाहते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रमोशन। सो दीज आर द 4 पीस। अब 4 पीस के बाद हमारे पास क्या है? 3 एडिशनल पीस है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो? सर्विस लेने जाते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस लेने जाते हो तो जो व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है, जो व्यक्ति आपको गुड्स दे रहा है, उसका अटायर कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, जो जिन लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की इंडस्ट्री जो सर्विस दे रहा है, जो व्यक्ति जो डायरेक्ट रिलेशन में है, कांटेक्ट में है कंज्यूमर के, वो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन कैसा है, वो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसको ट्रीट करने का तरीका कैसा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि कंपनी का नाम, ब्रांड एक अलग थिंग हो गया, और वो आपके ब्रांड, आपके नाम, आपके आपके काम को क्या करने वाला है, उस कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट होने वाला है। तो उसका एकदम हम्बल होना, उसका एकदम डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए, तब जाके जो व्यक्ति है ना, वो आपके कस्टमर को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा और ज्यादा कस्टमर ला पाएगा। द नेक्स्ट वन, हर काम का क्या होता है, एक तरीका होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पी बन जाता है वो बन जाता है प्रोसेस। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, एंड द लास्ट वन विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एविडेंस या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ इज व्हाट? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हर काम करने का तरीका होता है। तो अभी आप एक बैंक में चले जाओ, आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, वहां पे आपको कैसे एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा। आप किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, जैसे कि आप एसबीआई में चले जाओ, बेस्ट एग्जांपल है, आप एसबीआई में चले जाओ तो आपके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, वो जो वहां के एम्प्लॉय जो है वो आपके साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप किसी कोऑपरेटिव बैंक में चले जाओ, वहां पे आपके साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे। आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में चले जाओ, जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, और आप एलआईसी के ब्रांच में चले जाओ, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द पीपल, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दी वहां का एम्बियंस, वहां का जो एनवायरमेंट है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, वहां का फिजिकल एनवायरमेंट या फिर फिजिकल एम्बियंस या फिर वहां का फिजिकल एविडेंसेस कैसा है। नाउ यू कैन सी कितना एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन है ये सारी चीजें। वही अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी या किसी ऐसे होटल में चले जाओ जो कि ढाबा टाइप है, वहां का अटायर, वहां के लोगों का, वहां का जो एम्बियंस है, वहां का जो एंट्रेंस है, वहां का जो भी कुछ फिजिकल चीजें है ना, कि सेल्फी पॉइंट बना के रखा हुआ है, ऐसा ऐसा अगर अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो फिर बहुत सारे कस्टमर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वही अगर अनटाइडी है, एकदम अनक्लीन है, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ऐसी चीजों को अवॉइड करोगे। तो दीज आर क्या पढ़ा अपन ने, राइट्स ऑफ द कस्टमर। एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर मेरे कुछ तो भी राइट्स है, ये सारे के सारे राइट्स मेरे पूरे होने चाहिए। सॉरी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस कर रहे थे अपन, क्या डिस्कस कर रहे थे, 7 पीस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये 7 पीस हमने अभी यहाँ पे फिलहाल डिस्कस किया। अब 7 पीस के बाद हमारे पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है फंक्शन। यस, डिस्कस करते हैं।
तो ये आ गया हमारा मार्केटिंग और उसका फंक्शन। ठीक है, तो 7 पीस के बाद मार्केटिंग डिस्कस करने के बाद 7 पीस डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड उसके फंक्शंस कि मार्केटिंग का एक्चुअली काम क्या है, मार्केटिंग काम क्या करता है। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जैसे कि मार्केटिंग प्रमोशन करता है, प्राइसिंग करता है ना, और उसके अलावा और क्या करता है मार्केटिंग, क्या अवेयरनेस क्रिएट करने के अलावा भी कुछ काम करता है क्या? यस, अवेयरनेस क्रिएट करने के अलावा भी कुछ काम करता है क्या? तो यस, अवेयरनेस करने के अलावा उसका काम है मार्केटिंग रिसर्च, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अगर उसे मार्केट में बहुत ही ज्यादा जल्दी कॉम्पिटिटिव होना है, कंपटीशन को रूल करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये इसका पार्ट है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू मार्केटिंग रिसर्च। कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का नीड क्या है, उसका वांट क्या है, उसका लाइक क्या है, उसका डिसलाइक क्या है, ये सारी चीजें जानने के बाद हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और डिजाइन करने के बाद मार्केट में उसको लाके बेचेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, देखो उसको जुड़ा हुआ पॉइंट बन गया कि मार्केटिंग रिसर्च करके आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। क्या करोगे? प्रोडक्ट डेवलप करना मतलब क्या, प्रोडक्ट को बनाना किस तरह से, जो आइडिया आपके सामने आया है हो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आइडिया आने के बाद ही हम क्या करते हैं, एक आइडिया डेवलप करते हैं, फिर इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं और फिर इनोवेटिव आइडियाज को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, अस्तित्व में लाने का काम करते हैं, और तब जाके एक नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। और मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने 7 पीस में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? प्राइसिंग ऑफ द गुड्स। क्या देना है उसको? प्राइसिंग देना है। तो गुड्स को प्राइसिंग देना है आपको, नॉट टू बी हाई, नॉट टू लो। किन किन चीजों को आप ध्यान में रखोगे, आप कंपटीशन को ध्यान में रखोगे, मार्केट प्लेस को आप ध्यान में रखोगे, उसके बाद प्रमोशन है, क्वालिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या दोगे, प्रोडक्ट को कॉस्ट दोगे। कॉस्ट देने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये सब काम कौन करता है? ये सब मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग क्या काम कर रहा है? मार्केटिंग ने आपका रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, उसको प्राइस दे दिया, प्राइस देने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करते हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन किसका कर रहे हो? आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, उसको आप क्या कर रहे हो? स्टैंडर्डाइज दे रहे हो। ये लो स्टैंडर्ड है, ये हाई स्टैंडर्ड है, ये वेरी हाई स्टैंडर्ड है, इस तरह से आप स्टैंडर्ड देते हो। और आप ग्रेडिंग करते हो। किसको ग्रेड करते हो? आप उसकी क्वालिटी का ग्रेड करते हो। किसको ग्रेड करते हो? क्वालिटी को, जो खास करके आपको कहां मिलेगा, अच्छा ये तेल है यहाँ क्या, और कुछ मत समझना। ठीक है, तो ये ऑयल फैक्ट्री है, तो जिसमें आप देखते होगे, आप डिमांड वगैरह या किसी भी आप जो जनरल स्टोर है वहां पे आप कुछ चीज खरीदने जाओ, ग्रेन्स खरीदने चले जाओ, तो आपको हर एक का क्वालिटी मिलेगा, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, वेरी लो क्वालिटी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स है जिसमें आपको हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, इस तरह से क्या मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। तो ये सारे काम कहां मिलेंगे आपको? असेंबल होने के बाद, ये क्या बोला, असेंबल होने के बाद, चीजों को एक जगह पे लाने के बाद क्या किया जाता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग से या अलग अलग वेयर हाउस से लाया जाता है, और लाए जाने के बाद एक जगह पे लाने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको बाइफरकेट किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड, उसके ग्रेड के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है। और कैटेगरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे। और पैकिंग क्यों की जाती है? पैकिंग उसकी सेफ्टी के लिए की जाती है, वो अच्छी तरह से पैक रह सके, लॉन्ग टाइम रह सके, हैंडलिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये एक बेसिक रीजन है, प्रोटेक्शन, जो आप बेसिक फंक्शन है किसका, पैकिंग का। तो पैकिंग इसीलिए किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट क्या रहे, एकदम सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हैंडलिंग के लिए इजी रहे, किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट को जो उसके अंदर अवेलेबल है उसको वो डैमेज नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, लेबलिंग। पैकिंग के ऊपर क्या होता है, लेबलिंग होता है, ताकि लेबलिंग करने के बाद आप उसको ब्रांडिंग कर सको, लीगल डिस्क्रिप्शन जो भी हो वो दे सको, प्रोडक्ट का डिस्क्रिमिनेशन जो आप प्रोडक्ट में देखते हो कि इसके अंदर है क्या, डब्बे के अंदर तो आप देख नहीं सकते, तो उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आप किस तरह से कोई टैगलाइन देना, एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका सजेशन नंबर, उसका एक्सपायरी नंबर, प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें उसके ऊपर क्या की जाती है, मेंशन की जाती है एज अ लेबलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, अगेन एकदम बेसिक पॉइंट है मार्केटिंग फंक्शन का, ये पॉइंट भूलना नहीं है और याद ही रह जाएगा आपको कि मार्केटिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो मार्केटिंग की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रॉपर्ली मार्केटिंग होता है, या दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली क्या है, डिपेंडेंट है। मार्केटिंग है तो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है तो मार्केटिंग है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन करता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को जहां पे भी वो प्रोड्यूस किया हुआ है उसको क्या करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। सो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को वैल्यू देने का काम करता है, अलग अलग जगह पे पहुंचाने का काम करता है, जिस तरह से उसका अवेयरनेस भी क्रिएट होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वेयर हाउसिंग। क्या पॉइंट है, वेयर हाउसिंग। अब ट्रांसपोर्टिंग हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वेयर हाउसिंग हेल्प्स द ट्रांसपोर्टिंग हेल्प्स द वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को मेंटेन करने के लिए
फैक्ट्रीज गुड्स बना बना के यहाँ पे रखती है, और वेयर हाउसिंग से ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, उठा उठा के अपने जहां पे उसको प्रॉपर्ली भेजना है वहां पे भेजा जाता है। तो वेयर हाउसिंग इज दी स्टोरिंग, जो हमने पूरा वेयर हाउसिंग में कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। स्टोर करके रखना, जब तक उसका रिक्वायरमेंट नहीं आता है, जब तक उसका डिमांड नहीं आता है, तब तक हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि उसकी प्राइस क्या रहे, स्टेबलाइज रहे। ओके, तो दिस इज वेयर हाउसिंग। एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, प्रमोशन। क्या पॉइंट है, प्रमोशन किसका काम है, किसका काम है, तो वेयर हाउस मार्केटिंग का काम है। तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, प्रमोशन होता है। किस तरह से प्रमोशन कर सकते हो, तो अभी हमने प्रमोशन में पूरा पॉइंट पढ़ा है कि प्रमोशन किस तरह से, पब्लिक रिलेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, ऑफलाइन हो गया, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना बेस्ट पार्ट है कि किसी भी तरह से आप आपके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो, और जो भी फैसिलिटी, जो भी सर्विस आप लोगों को देना चाहते हो, आप तुरंत क्या कर सकते हो, स्प्रेड अप कर सकते हो, अवेयर करवा सकते हो। तो प्रमोशन करना है, और कौन करता है, तो मार्केटिंग का हिस्सा है वो। डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्या क्या चैनल है हमारे पास, हमारे पास चैनल है होलसेलर, रिटेलर, है ना, कहां से मैन्युफैक्चरर के पास कहां से आता है, तो रॉ मटेरियल का सप्लायर है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसको होलसेलर भेजेगा, होलसेलर से रिटेलर, एंड द लास्ट में किसके पास पहुंचेगा, द कंज्यूमर हु इज द किंग इन द मार्केट, है ना, जिसके लिए आप इतना सारा क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, मार्केटिंग, और मार्केटिंग का फंक्शन। भूलना नहीं है, बिना भूले, और इजी सा कंसेप्ट है। एक बार आप रीड कर लो अच्छी तरह से, 2-2 3-3 लाइन, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा लिखना है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2-2 3-3 लाइन आप ध्यान में रखो इससे रिलेट, और जो चीजें हैं, वीडियोस या फोटोज देख के आपको चीजें क्लिक होती जाएगी कि हम किससे रिलेट बात कर रहे हैं। ओके ना, तो मार्केटिंग मिक्स अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, मार्केटिंग के फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया, फिर मार्केटिंग मार्केटिंग किसके लिए हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, 3 चीजें हैं, ये भी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, जस्टिफिकेशन में आ सकता है, ठीक है ना। कौन कौन सा 3 पार्ट है मार्केटिंग, कौन कौन सा 3 पार्ट है अपने पास, मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। ओके, निकाल के लाते हैं अपन, कहां क्या आ गया, बैक स्टेज, कहां है, मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस टू दी कंज्यूमर, कि मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करता है, नया नया क्या प्रोडक्ट आ रहा है वो अपने को पता चलता है, स्टैंड ऑफ लिविंग हमारा इंक्रीज होता है ना, न्यू प्रोडक्ट की वैरायटी के बारे में अपने को पता चलता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए वो काम करता है, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, स्टैंड ऑफ लिविंग जनरेट कर रहा है। फर्म के लिए जो मार्केटिंग है, फर्म को क्या बेनिफिट देने का काम करता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, सेल्स बढ़ाने का काम करता है, अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है, गुडविल रेपुटेशन बढ़ाने का काम करता है। तो मार्केटिंग ही है एक्चुअली जो पूरे फर्म को सपोर्ट करता है, पूरे फर्म को ग्रो करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये जितने भी सारे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, आप एक बार अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका पूरे का पूरा ओसी यहाँ पे, मैक्सिमम ओसी आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। ओके, सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली शेयर करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं, ओसी का पेपर खत्म करो, एसपी के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।